हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अपना लास्ट पार्ट लेके आ चुके हैं केस स्टडीज़ ऑफ चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट और इसकी केस स्टडी के कवर करवा चुका हूँ जिसमें अलग अलग केस स्टडीज़ के थ्रू हम अलग अलग टॉपिक्स को भी समझ रहे थे। और जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं या पहली बार इस वीडियो तक पहुँचे हैं कहीं से, उनको मैं बताना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए। पहले ही हमने क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ का सारा सिलेबस कवर करवा दिया है। सारे टॉपिक्स एकदम थॉरोली यहाँ पे हमने समझा दिए हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस पे जाइए और आप उसे देख सकते हैं। और क्योंकि हमने अगस्त में ही अपना सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि बिज़नेस स्टडीज़ की रिविज़न भी होने लगे। तो अब मैं एक केस स्टडी प्लेलिस्ट लेके आया हूँ जिसमें चैप्टर 1 की केस स्टडीज़ हमने कवर करा दी हैं। चैप्टर 2 की ये लास्ट पार्ट है केस स्टडीज़ का, जिसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। अब क्वेश्चन फर्स्ट वही जो मैं थोड़े नई टाइप की केस स्टडीज़ लेके आया हूँ जिसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू बताना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है या यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन किया जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, द फॉलोइंग पिक्चर हाईलाइट वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल, यानी कि इस पिक्चर के थ्रू किस प्रिंसिपल का वायलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, ये मतलब होता है इसका। देखो यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, वो अपना सजेशन देना चाह रहा है इस सजेशन बॉक्स के अंदर, पर यहाँ पे लिखा है डोंट यू डेयर, विच मीन्स गलती से भी अपना सजेशन मत दे देना। तो विच मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ कंपनी या मैनेजर कह रहे हैं, सीनियर्स कह रहे हैं कि डोंट यू डेयर टू गिव योर सजेशन, और वो छुपके से बेचारा डरा हुआ अपना सजेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे किस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था फ्योल का, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल ये कहता था कि एक मैनेजर को एनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉय को सजेशंस देने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एम्प्लॉय को डराया जा रहा है कि तुम बिल्कुल भी अपना सजेशन मत देना, और वो बेचारा डरे डरे सजेशन देने की सोच तो रहा है लेकिन उसको मना किया जा रहा है मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये थी पहली केस स्टडी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वन है क्योंकि मैं ज़्यादातर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ केस स्टडीज़ बना के लाया हूँ, और ये मैंने थोड़े बहुत जो पुरानी बुक्स हैं उनके थ्रू भी कॉपी की है। तो आप ये समझ लो एक पर्सनल एप्लीकेशन मैंने डाला है जिसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल व्यू देना चाहता हूँ, ताकि आप भी ये चेक कर सको कि क्या आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो आपने एक्चुअली में समझे हैं या आप भी रोट लर्निंग पे ही अभी चल रहे हो। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर इम्प्रूव करो, मेरी वीडियोस से जाके सारे चैप्टर्स को पढ़ो। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है और अब केस स्टडी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो उसको भी जाके कवर करो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट विच प्रिंसिपल। अब ये भी पिक्चर वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये एक फोरमैन है और ये बोल रहा है आई विल बी अवेलेबल विद माई टूल्स एट वर्क शॉप, कॉन्टैक्ट मी इन एनी केस ऑफ प्रॉब्लम इन मशीन। ये फोरमैन कह रहा है कि मैं अवेलेबल रहूँगा अपने टूल्स के साथ मेरी वर्कशॉप पे, और मुझे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर मशीन्स में कोई प्रॉब्लम आई तो मतलब ये कह रहा है कि, और इसने यहाँ पे अपनी टूल किट भी प्रिपेयर कर रखी है जिसमें इसके सारे टूल्स हैं, यानी कि ये फोरमैन तैयार है अगर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी मशीन में कोई डिफेक्ट आए तो ज़रूरत पड़े, तो इसने अपना नंबर भी दे दिया, इसने टूल किट भी प्रिपेयर कर रखी है बिल्कुल। तो विच मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फ्योल का एक प्रिंसिपल था जिसका नाम था ऑर्डर प्रिंसिपल। क्या नाम था जिसका, ऑर्डर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यही तो बोलता है ऑर्डर प्रिंसिपल कि हर चीज़ और हर किसी पर्सन की एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए। तो यहाँ इसने अपने टूल्स की भी एक सूटेबल प्लेस रखी है और अपनी भी एक सूटेबल प्लेस है जहाँ पे कोई भी इसे कांटेक्ट कर सकता है, और ये अवेलेबल हो जाएगा अपनी वर्कशॉप पर। ठीक है, तो ये थी सेकंड केस स्टडी। थर्ड, विच प्रिंसिपल रेफर्स दैट द जॉब इज़ परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि जॉब को परफॉर्म करना चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे, यानी कि साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए जॉब का, हमेशा करते रहना चाहिए, और हिट एंड ट्रायल मेथड्स के बेसिस पे हमें जॉब को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल आता है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने दिया था, जिसका नाम था साइंस नॉट अ रूल ऑफ
थंब। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल ये कहता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक बेस्ट मेथड और एक स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करना चाहिए अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा जिस मेथड का वो यूज़ कर रही है उसे साइंटिफिकली एनालाइज और इंक्वायर करते रहना चाहिए, और हिट एंड ट्रायल यानी कि तुक्के तुक्के से कोई मेथड अगर आपको अच्छा मिल गया तो उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। हमेशा एक प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करना चाहिए। क्वेश्चन 4, समर इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन CFL लिमिटेड। There is no conflict in management and worker. Their mental revolution is good towards each other. Management is also sharing the profits with them. Which principle is reflecting here? तो यहाँ पे है क्या, पहले केस स्टडी का मतलब समझ। इसमें इन्होंने बोला है समर एक मैनेजर है CFL लिमिटेड नाम की कंपनी पे। उस कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते मैनेजमेंट और वर्कर्स की, यानी कि अच्छा चलता है सब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। मेंटल रिवोल्यूशन, अब ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो यहाँ पे प्रिंसिपल आंसर है ना उसका पूरा एक मतलब अगर आपको एक अंदाज़ा लगाना है तो ये वर्ड जहाँ पे भी दिख जाए समझ जाना उस प्रिंसिपल की बात हो रही है। देयर मेंटल रिवोल्यूशन इज़ गुड टूवर्ड्स ईच अदर, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो शेयरिंग द प्रॉफिट्स विद देम, यानी कि मैनेजमेंट भी उनके साथ प्रॉफिट शेयर कर रही है। और कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए मेंटल रिवोल्यूशन और मैनेजमेंट ऑफ वर्कर की बात की जा रही हो, तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसका नाम था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि सामंजस्यता ना कि विवाद। यानी कि ये प्रिंसिपल ये कहता था कि हार्मनी बनी रहनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तभी मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। नहीं तो अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। और इसमें एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब अपना मेंटल आउटलुक जो है एक दूसरे के काम के प्रति वो भी इन्हें बदलना पड़ेगा। यानी कि मैनेजमेंट को ये समझना पड़ेगा कि वर्कर्स भी बहुत काम करते हैं और वो भी डिज़र्विंग है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन के लिए, और वर्कर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट सिर्फ डिसीजन ली नहीं थी, जो सारा एक रोड मैप है वो करती है। तो दोनों के काम इंपॉर्टेंट है, ये उन्हें अपना मेंटल रेवोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये किस प्रिंसिपल की बात की जा रही है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, द एम्प्लॉयज़ ऑफ PRS लिमिटेड आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, दे आर continuously working, they doesn't get enough time during work, due to which they have less efficiency in their work, which does not give benefit to the organization, which concept company has to conduct here। यहाँ पे बोला है एम्प्लॉयज़ हैं PRS लिमिटेड के, वो काम कर रहे हैं बहुत लंबे लंबे समय तक, और वो इतना कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं कि उन्हें अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, रेस्ट ही नहीं ले पा रहे हो। ड्यू टू विच दे हैव लेस एफिशिएंसी, जिस वजह से उनकी लगातार काम करने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जा रही है काम करने की, और ये ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि कोई बेनिफिट नहीं दे रही। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही सिंपल, क्योंकि वो लंबे समय तक के लिए काम कर रहे हैं और पीछे से ना वो कोई रेस्ट ले रहे हैं, ये भी इसके अंदर बताया, उन्हें अपने लिए कोई टाइम नहीं मिल रहा। तो कौन सी स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए, तो ये यहाँ पे एक टेक्निक आएगी जिसका नाम होता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के रेस्ट इंटरवल्स को स्टडी करता है कि उन्हें कब कब रेस्ट की ज़रूरत है और उन्हें कितने रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी वापस रीबिल्ड हो जाए। क्योंकि एक एम्प्लॉय काम कर करके थक जाता है, फिर उसे ब्रेक चाहिए। जैसे आप पढ़ पढ़ के थक जाते हो तो आप एक ब्रेक लेते हो 5-10 मिनट का, फिर आप क्या करते हो, अपने जो मोरल है और अपने ब्रेन को रेस्ट देके उसे वापस रीबिल्ड करते हो, ताकि वो वापस मैनेज कर सकें स्टडी करना। क्योंकि लगातार आप बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाओगे किसी भी काम को करते हुए, और आपकी एफिशिएंसी भी उतनी नहीं रहेगी जितनी स्टार्टिंग ऑफ द जब आप स्टार्ट कर रहे थे उस काम को तब थी। ठीक है, तो फटीग स्टडी होगा इसका। Question 6, an organization PQR Limited wants to increase efficiency of their workers and employees. They use scientific selection process. They have to provide scientific training to the employees. Which principal organization is using here? एक organization है PQR Limited, वो अपने employees और workers की efficiency को increase करना चाहती है। उन्होंने scientific selection का यूज़ किया एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, और उन्होंने साइंटिफिक ट्रेनिंग यूज़ की एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे, दो जगह तो आपने एक वर्ड नोटिस कर ही लिया होगा, एक यहाँ साइंटिफिक और एक आपने यहाँ साइंटिफिक नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन भी साइंटिफिक बोल रहे हैं और ट्रेनिंग भी साइंटिफिक बोल रहे हैं, विच मीन्स ये
सबसे पहले तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये टेलर का कोई प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल है, ये कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला है कि प्रिंसिपल का नाम बताओ। तो ऐसा तो एक ही प्रिंसिपल था जिसका नाम था इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। याद आ रहा होगा आपको, एक लास्ट प्रिंसिपल था टेलर का जिसका एक लंबा सा नाम है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम था प्रोवाइड एफिशिएंसी, या जिसको आप ये भी बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसके दो नाम हैं, कोई सा भी आप ले सकते हो। मेनली जो टीचर्स यूज़ करते हैं वो यही है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। Now move to last question number 7. An organization XYZ Limited wants to improve the relation between their management and worker. Therefore, they want to replace competition by cooperation, due to which management and worker work together. Which principle is used here? अब मैनेजमेंट और वर्कर से रिलेटेड देखो दो ही प्रिंसिपल हैं इस पूरे, फियोल के भी ले लो अगर आप, और चाहे फिर आप ले लो टेलर के। कौन से? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में ये अंतर है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एक तरीके से एक बेसिक स्टार्टिंग है जो ये बोलता है कि मैनेजमेंट और वर्कर को अपना मेंटल आउटलुक चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो एक साथ काम कर पाएंगे। लेकिन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के नाम से ही समझ आता है, ये कहता है कि कॉपरेशन के साथ काम करना है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देना एम्प्लॉय को, यानी कि कंपटीशन को रिप्लेस कर देना है कॉपरेशन से। तो जब वर्ड ही आ गया इसके अंदर कॉपरेशन और कंपटीशन, ये तो आप कह लो एक टेलर मेड लाइन है ये तो इसके अंदर, कि ये लाइन तो कॉपी बुक लाइन है इसके अंदर, कि कंपटीशन को रिप्लेस किया जा रहा है किससे? कॉपरेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होगा? यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ होगा आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ये होगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 2 की केस स्टडी है वो पूरी हो चुकी है। मैंने 4 पार्ट्स के अंदर कवर कराई है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ देखो, वीडियोस पे जाओ, चैनल के मेन डैशबोर्ड पे जाओ, वहाँ पे देखो बिज़नेस स्टडीज़ की सिलेबस पूरा कवर करवा चुका हूँ, साथ में केस स्टडीज़ भी अब कवर करवा रहा हूँ। प्लीज़ शो सम सपोर्ट यार। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो, क्योंकि वीडियोस धड़ाधड़ आने पे लगी पड़ी हैं। और साथ साथ चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और वीडियोज़ को भी शेयर करो। ओके बाय।